भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन चारों ने एक ऐसे विषय पर अरसे तक काम किया और इतना गहन काम किया जिसने देश की दशा और दिशा बदल कर रख दी और जो शायद देश के लिए इतिहास है, एक तारीख भी है। इस महत्वपूर्ण विषय के संवैधानिक पहलुओं पर जो सबसे ज्यादा गहरा अध्ययन करने वाले हमारे कानून के जानकार और संविधान विशेषज्ञ DK दुबे, जी हाँ, यानी दिलीप कुमार दुबे, इस वक्त हमारे साथ हैं। दिलीप जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो इस विषय के लिए कि जिस विषय पर पूरा देश एक अरसे तक ये चिंता करता रहा कि होगा कैसे, ऐसे गहन प्रश्न का उत्तर आपने संविधान की किताबों में से खोज निकाला और अंततः उस पर आप लोगों ने उस पर अमल भी किया और आज शायद देश समझ पा रहा है। और समझ इसलिए पा रहा है क्योंकि कश्मीर के अपने हालात, अब कश्मीर एक नए दौर में आ चुका है, कश्मीर विकास के पथ पर बढ़ता दिख रहा है। इस सब का श्रेय सीधे सीधे आपको दूं तो शायद आप हम्बल होकर कह सकते हैं कि नहीं साहब, मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग थे। चुनौती कितनी बड़ी थी जब आपने इस विषय को शुरू किया, कैसे समझ में आया और कैसे आपको इसका हल नजर आ गया कि यह हो सकता है? एक्चुअली जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र का जब स्थापना हुई तो हम लोगों ने जब काम शुरू किया तो अपने को ये मालूम ही नहीं था कि करना कहाँ से। बस इतना था कि बहुत काम जमीन पर हो चुका है, लेकिन सोल्यूशन तो माननीय अरुण कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे थे। तो उनका कहना था कि सोल्यूशन तो कानूनी है और ये फैक्ट भी है, क्योंकि सरकार बनने के बाद भी 6 वर्ष लगे अपने को। तो कानून जब तक नहीं उस पे हम जमीन तक उतरेंगे और उसका इतिहास भूगोल नहीं ढूंढेंगे, तब तक नहीं लगता कि उसका सोल्यूशन निकलेगा। क्योंकि सोल्यूशन तो आफ्टर ऑल ये तो पार्लियामेंट ने निकालना है या सुप्रीम कोर्ट ने निकालना है, और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट फैक्ट के साथ साथ कानून, संविधान भी लेकर आएगा, और 370 तो संविधान ही है। इसलिए हम लोगों ने कोशिश यहां से शुरू की कि साहब सबसे पहले तो 370 को पूरा पढ़ा जाए। आप समझिए कि 370 को पढ़ते समय अपने को शब्द भी याद हो गए कि 420 शब्द हैं। तो उन शब्दों के मतलब, एक एक शब्द का मतलब, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का मतलब, फिर उसका इतिहास, उसकी जेनेसिस, और जम्मू कश्मीर कब से यहां तक यात्रा की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने क्या किया, पार्लियामेंट में क्या बहस हुई, उस समय संविधान सभा में क्या बहस हुई, उसके बाद 35 कैपिटल ए कैसे आ गया, कानून कैसे लागू हुए, इन सबको हमने खोजा। केवल यहां नहीं, जम्मू कश्मीर के डॉक्यूमेंट्स खोजे, हमारे यहाँ के आर्काइव खोजी, इंग्लैंड की आर्काइव खोजी, और जहां से जो मिल सकता था, आप मानकर चलिए हजारों की संख्या में किताबें अपने साथियों ने पढ़ी। सौभाग्य मेरा था कि वो पढ़कर मुझे सुनाते थे, हम किसी और को सुनाते थे, और उसके बाद ये एक लाइन तय हुई कि साहब ये इसका सोल्यूशन है। वो फिर हमने देश को बताना शुरू किया। सौभाग्य उसमें हमारा ये भी था कि मुझे लीड करने का अवसर मिला, तो हमने वो देश को बताना शुरू किया। देश हमारा सात्विक है और देश हमारा बड़ा एनर्जेटिक है, लोग बहुत एनर्जेटिक हैं। बस सवाल अगर कहीं पर आता है तो आप सोल्यूशन देते कैसे हैं। मैं बहुत बार कहता हूं, सरकार, सिस्टम और जनता, ये 3 अलग अलग पहलू हैं। इन तीनों का जब तक कॉम्पेटिबिलिटी नहीं बनेगी तब तक सोल्यूशन नहीं निकलते। अब सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और वो जम्मू कश्मीर पर पहले यात्राएं मुरली मनोहर जोशी जी के साथ, और उसके बाद भी बहुत करते रहे। कारगिल युद्ध में उनका रोल रहा। सरकार बनने के बावजूद पार्लियामेंट की कुछ समस्याएं हैं, लेकिन 370 के लीगल पहलू, वर्ड को समझाना, जनता को समझाना और सिस्टम को कन्विंस करना। सिस्टम से मतलब हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसका एक रोल है, तो सरकार चाहती है, करेगी। पार्लियामेंट में मेजॉरिटी आपकी है, लेकिन राज्यसभा में नहीं, उनकी ये चैलेंजेस हैं। फिर उनके सबके आंसर्स लीगल आंसर्स, और फिर उनका कोर्ट केस कहां तक जाएगा और कोर्ट में कहां तक फंसेगा, लीगल फ्रेटर्निटी वर्ल्ड लेवल क्या कहेगा, यूएनओ क्या कहेगा, ये सारे पहलू। सौभाग्य हमारा था कि हमारे समय पर जब इस पर काम हम कर रहे थे तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, जो पहले से पूरे विषय के बहुत अच्छे जानकार और स्पेशलिस्ट थे और काम कर चुके थे। उन्होंने अपनी हड्डियां गलाई थी उसमें। तो जाहिर सी बात है, अगर सिस्टम कन्विंस हो जाएगा तो सरकार तो तैयार बैठी है। सिस्टम को कन्विंस करने के लिए अपने ने उस पर काम किया, और सिस्टम कन्विंस हुआ तो उसको
उड़ाने में समय नहीं लगा कुछ। ठीक, वो हमने देखा 5 अगस्त को जो संसद में हुआ, और जिस तरह से मजे की बात ये थी कि उससे पहले बहुत लोग कहते थे कि अगर ऐसा किया तो पता नहीं क्या क्या तूफान आ जाएगा, और अच्छी बात यह है कि जब ये हो गया तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ जिसकी बार बार चेतावनी, धमकी ऐसा दिया जा रहा था। जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा विषय है दुबे जी, जिस पर आपने काम किया है, मगर मुझे लगता है कि इस पूरे यात्रा में आपने जो पूरे देश का भी भ्रमण किया, आपने पूरे देश को समझा। मगर मैं आपको फिर वापस आपको उस बचपन की तरफ ले जाना चाहता हूं, जिन गलियों से आप निकले थे, जो प्रदेश आपका अपना है, उत्तर प्रदेश। देश की सत्ता जिस तरह से चल रही है हम सब देख रहे हैं, परिणाम हम सबके सामने आते ही हैं। प्रदेश में भी लगभग हमने पिछले 4.5 साल में बहुत सकारात्मक परिवर्तन होते देखे हैं। योगी जी के नेतृत्व में सरकार जिस तरह से चली, विरोधियों ने जिस तरह से हमले भी किए, लेकिन आज हम जिस तरह से देखते हैं प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा बेहतर, प्रशासनिक व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा चुस्त दुरुस्त दिखाई देती है, काम तेजी से होने लगे। उत्तर प्रदेश की इस पूरी व्यवस्था को आज 4.5 साल बाद, आप वहां से आपका रिश्ता है, नाता है, बचपन आप वहां का गुजरा, वहां की व्यवस्था को आप संवैधानिक विशेषज्ञ होने के नाते से किस तरह आंकते हैं? कैसा चल रहा है उत्तर प्रदेश? मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश को स्थान मिलना चाहिए था वो बचपन से नहीं मिला। बचपन से मतलब जब देश आज़ाद हुआ तब से नहीं मिला। एक्चुअली पाकिस्तान का निर्माण भी उत्तर प्रदेश से ही हुआ था। उत्तर प्रदेश में ही मुस्लिम लीग के बड़े आंदोलन हुए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के कारण जो थे, उन कारणों पर उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में बहुत चर्चा नहीं हुई, और परिस्थितियां दोबारा वैसी ही आ गई जो 47 में थी। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बैठी, मनी कल्याण सिंह जी की सरकार बैठी थी उस समय, उसने बहुत काम किया, लेकिन तब वो शैशवावस्था की सरकार मैं कह सकता हूं। योगी जी जब बैठे तो उनका एक विजन है, बिल्कुल फिलॉसफी उनकी क्लियर है, ये करना ये नहीं करना, राजनीति नहीं करनी। राजनीति नहीं करनी से मतलब चुनाव का क्या परिणाम होगा ये चुनाव जाने, विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से कुछ नहीं, कुछ राजनीति हो लेकिन विशुद्ध। हम जो करने आए हैं वो 5 वर्ष में चुनाव के आखिरी, जिस दिन चुनाव वोट डालने जा रहे हूं उस दिन तक काम करेंगे, ऐसा बीजेपी की सरकारों की फिलॉसफी है। केंद्र की भी ऐसी फिलॉसफी है और राज्य की भी। तो योगी जी और मनी मोदी जी जो डबल इंजन लगा, उस डबल इंजन ने उत्तर प्रदेश को आज देश के पहले नंबर के राज्यों में लाकर खड़ा कर दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। और जो मैं बारंबार कहता हूं, पाकिस्तान बनने के जो कारण थे, उन कारणों पर दोबारा जो पनप रहे थे, उन पर अगर किसी ने चोट करी तो सिर्फ मन्नी योगी जी है। और वो चोट इतनी गहरी है कि विरोधियों को ये लगता है कि पता नहीं इनके सामने खड़े भी हो पाएंगे कि नहीं खड़े हो पाएंगे। अच्छा, व्यक्तित्व जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उनके सामने खड़े होने के लिए भी एक चारित्रिक रूप से बिल्कुल साफ व्यक्ति चाहिए। मैं उनसे भेंट कर आया, मैंने उनके साथ भोजन किया, लेकिन उनके विजन, उनके क्लैरिटी एकदम साफ है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या होना क्या नहीं होना, कोई राजनीति नहीं होगा, सो देखेंगे। मुख्यमंत्री जी के एंगल से तो हम बहुत संतुष्ट अपने आप को या सौभाग्यशाली मान सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में हमने इसी दौर में अयोध्या में जिस तरह के कार्यक्रम भव्य देखे हैं, श्री राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, वो सब चीजें, और उसमें जिस तरह से शासन प्रशासन का, सरकार का सहयोग और इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति कह लें, वो हमें दिखता है। तो ये अपने आप में एक सौभाग्य का समय भी है। अन्यथा प्रशासन को आप किस तरह से आंकते हैं? बाकी राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से चल रही है? क्योंकि मंत्रियों का अपना एक, उनका अपना एक दायरा होता है, विधायकों का अपना एक दायरा होता है। प्रशासनिक व्यवस्था हम मानते हैं पहले से काफी चौकस हुई है, लेकिन क्या उस तरह के परिणाम अपेक्षित आए हैं जैसा हम सोचते हैं, या हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो क्षमताएं हैं वैसा उत्तर प्रदेश बन पाएगा? यानी राजनीति और ये प्रशासन, क्या आप आपस में तालमेल इन 4.5 साल में बेहतर दिखा, या कहीं कुछ चुनौती दिखती है? मैंने आपको पहले भी कहा कि 3 पहलू हैं। एक पहलू सरकार है, दूसरा सिस्टम है। याद रखिएगा, सरकार 5 साल के लिए आती, सिस्टम सदैव वही रहता है। एक व्यक्ति जब जॉब पकड़ता है, एक IAS ऑफिसर जाता है, PCS ऑफिसर जाता है, तो 25 से 30 वर्ष, कभी कभी 40 वर्ष तक बैठता है। तो उसके बाद जनता है। इन तीनों के बीच में एक सामंजस्य की आवश्यकता पड़ती है, एक दूसरे के पूरक बनाना पड़ेगा। अगर आप उसको पूरक नहीं बनाते
तो आप समझ लीजिए कि आप जो परिणाम चाहते हैं वो परिणाम नहीं निकल सकते। अब सरकार बदल गई, सरकार ने सबसे पहला काम था सिस्टम को बदलना, सिस्टम बदलना शुरू किया उन्होंने। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जो सिस्टम पिछले 70 वर्ष से हो उसमें जंग भी लग जाती है। उसको पहले 1-2 साल तो मुझे लगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, 1-2 साल तो उत्तर प्रदेश में सिस्टम में ही उलझे रहे कि सिस्टम को कैसे सही किया जाए। अच्छा, जनता में भी मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान का निर्माण उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने किया था, वो बीज पुनः उत्तर प्रदेश में उग गए, उनको काटना भी आवश्यक है। अब ये बात तीसरी है जो जनता के साथ कॉम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए। जनता और सिस्टम, इन दोनों को सुधारना है। सरकार सुधर गई, सरकार आदेश पास करती है जो कर सकती है, कानून बना सकती है जो बना रही है, सरकार सिस्टम पर नजर रख सकती है जो रख रही है। लेकिन साहब आपके पास इतने कर्मचारी हैं, इतने लोग हैं, इतना रिप्रेजेंटेशन है, उसको सबको सुधारने के लिए आपको लंबा समय चाहिए ही चाहिए। मैं मानता हूं कि माननीय योगी जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है और मार्गदर्शन माननीय मोदी जी का है, उसने उत्तर प्रदेश की तस्वीर पलट दी है। लेकिन जो गति चलनी चाहिए वो गति उत्तर प्रदेश ने पकड़ी जरूर है, लेकिन मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा गति डिजर्व करता है। देश का मध्य भाग है, गंगा यमुना जैसी नदियां हैं, राम और कृष्ण की जन्मभूमि है, बुद्ध और जैन का कर्मस्थली है। ऐसी भूमि देवभूमि ही हो सकती है। ये देवभूमि डिजर्व करती है विश्व में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने के लिए। उसके लिए अभी मुझे लगता है कि सिस्टम को और तैयार करना और कॉम्पेटिबिलिटी जनता के साथ और बिठाना अभी बाकी है, जो हो रहा है। मुझे लगता है और समय जैसे जैसे बीतेगा तो वो लाइन पर आएगा। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते काफी काम तेज हुए हैं, लेकिन और गति चाहिए। अब आप जरा लौटिए उन जगहों पर जहां पर आपका शैशव काल, आपका किशोरावस्था, फिर आपने पढ़ाई लिखाई की फर्रुखाबाद की तरफ। उत्तर प्रदेश ने कुछ रफ्तार पकड़ी तो क्या फर्रुखाबाद, क्योंकि आप उस जिले के विशेष तौर पर सवाल इसलिए बनता है, आप अपने फर्रुखाबाद को कहां पाते हैं? वो फर्रुखाबाद जो ऐतिहासिक रूप से बहुत ही पावन नगरी कहा जाता है, उसका इतिहास अपना बहुत समृद्ध है, आज क्या वो उत्तर प्रदेश के या देश के बाकी जिलों में हम देखें, क्योंकि हर जिले में कहीं ना कहीं कुछ विशेषताएं हैं, फर्रुखाबाद की भी होंगी, तो क्या फर्रुखाबाद विकास की उस बयार में उस रफ्तार के साथ चल रहा है? कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि फर्रुखाबाद की स्थिति यह है कि पीछे टोचिन लगाकर खिंच जाए तो अच्छा होगा। अभी जैसे विकास की बयार पहुंच तो रही है, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में मुझे लगता समय लगेगा। कारण वो नहीं है कि सरकार नहीं कर पा रही, कारण वो है कि कॉम्पिटिबिलिटी जनता की, वहां से जो लोग जाते हैं, जो वहां का नेतृत्व करते हैं, वो लोग कितने कॉम्पिटिबल हैं सरकार और सिस्टम के साथ, ये एक पीस है। अब फर्रुखाबाद, जिसका नाम कभी पांचाल देश हुआ करता था, कभी स्वर्गद्वारी जिसका नाम हुआ करता था, ध्रुपद नगरी के नाम से जाना गया। आप सोच के देखिए, वो एक ऐसा शहर जो एंशिएंट है। एंशिएंट जब हम कहते हैं तो वो समय है जब कब से शुरू हुआ ये भी पता नहीं है। जैसे आप काशी को कह सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि काशी फर्रुखाबाद के बाद डेवलप हुई, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा दोनों समकालीन हैं। क्यों? क्योंकि एंशिएंट काल में जो आदि शंकर हैं वो कैलाश पर विराजमान हैं, वहीं से सृष्टि का निर्माण माना जाता है, और पूरे देश का जो सबसे पुराना मार्ग है कैलाश जाने का, क्योंकि जाओगे तो आराध्य के पास, वो किसी समय पर फर्रुखाबाद से जाता था, पांचाल से जाता था। ग्वालियर लिपुलेख, उज्जैन से लिपुलेख और लिपुलेख से कैलाश, ये मार्ग था जो सबसे पुराना संसार का मार्ग हम मानते हैं वो रहा होगा। फर्रुखाबाद में कभी पांचाल में संगम हुआ करता था गंगा रामगंगा का, अभी पानी कम होने की वजह से थोड़ा आगे चला गया। गंगा रामगंगा के संगम में, इसका मतलब है उसका पाट बड़ा रहा होगा गंगा जी का,
तो वहां लोग स्नान करने के बाद गंगा जी पार करके जब हम पांचाल, आज उस महाभारत काल का उत्तरी पंचाल, वो जंगल रहे होंगे, वहां से यात्रा शुरू करते हुए लोग जाते थे। तो आप सोचिए कि गंगा स्नान कहां करना, पंचाल में, आज के फर्रुखाबाद, आज के फर्रुखाबाद में, और वहां से यात्रा शुरू करनी है। और हमारे देश में जो रिप्रेजेंटेशन प्रदेश में हुआ, उसने उस मार्ग को नेशनल हाईवे तक रिकॉग्नाइज नहीं करके रखा था। जो संसार का सबसे पुराना मार्ग हो, उसको नेशनल हाईवे भी डिक्लेयर ना किया गया हो, आज की सरकार ने उसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया है और नेशनल हाईवे नंबर 92 उसको कहा गया है। अब उस पर कुछ सैंक्शन हुआ है, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया इस विषय पर कि भैया फर्रुखाबाद या पांचाल जो एंशिएंट नगरी है, उसमें यात्रा तो शुरू हो, मेन मार्ग तो उसका रिकॉग्नाइज्ड हो। आज की सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज किया, लेकिन क्या ये 1947 में नहीं होना चाहिए था? और ऐसा नहीं है कि ये बहुत लंबे समय से उपेक्षित हो। 1713 जब बंगशों ने, बंगश भाई लुटेरे भाई हुआ करते थे, उन्होंने लूट करके इस राज्य को हड़पा था। वहां से उन्होंने एक स्थान का नाम रखा मोहम्मदाबाद, मोहम्मद शाह बंगश ने अपने नाम से। फारूक शेर यहां मुगल बादशाह बन चुका था। उसने पूछा, भाई ये लुटेरा कैसे हो गया मोहम्मद? तो उसने क्या किया कि पांचाल का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रख दिया, फारूक शेर के नाम से, और वहां से इसकी यात्रा फर्रुखाबाद की शुरू हुई। उससे पहले ये अपराकाशी कही जाती थी। ये कितने समय पहले की बात लगभग? ये 300 वर्ष। 300 वर्ष। ये जितनी कुदशा इसकी हुई है, ये 300 वर्षों की कुदशा है। और बंगश कहां से आए? पश्तून थे। पश्तून आए, लुटेरे तो होते ही थे, इधर आए लूटने लाटने, और देखा कि ये तो स्थान एक सात्विक स्थान है और तीर्थाटन है। तीर्थाटन मैं इसको कहता हूं कि मुझे लगता है कि तीर्थों के राजा के रूप में पंचाल रह सकता है। क्यों तीर्थाटन? बात को मैं थोड़ा डाइवर्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो आवश्यक है। स्वर्गद्वारी, यानी कि गंगा स्नान करने के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो। दूसरा, महाभारत के युद्ध की नायिका द्रौपदी का जन्म फर्रुखाबाद कामपिल्ले का है। शांख दर्शन के जो प्रणेता हैं कंपिल मुनि, वो फर्रुखाबाद से यानी कि कंपिल से शुरू होता है। आप शिव पुराण जब पढ़ते हैं तो शिव पुराण में पंचमुखी निरंकार रूप भगवान का देखते हैं, शिव जी का। उस रूप का चरितार्थ चित्रण सिर्फ आपको पंचाल में मिलेगा। वैसे मंदिर और एंशिएंट काल की जो शिवलिंग है और पंचमुखी 4 मुख और दूसरा 5वां ऊपर, वो आपको वहां मिलेगा। इसके अतिरिक्त भगवान बिमल नाथ, आप जानते हैं 13वें तीर्थंकर हुए हैं, उनका जन्म फर्रुखाबाद का है। आप सोचकर देखिए, जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए तो उनकी मौसी रहा करती थी मोहम्मदाबाद के इस पास एक जगह है संकिसा। आप तीर्थ स्थलों में संकिसा को पाएंगे। संकिसा वो गए और संकिसा में उन्होंने पहला उपदेश दिया। वो स्थान विश्व पटल पर है, लेकिन हमारे यहां उस पर काम नहीं हुआ। वेदों में एक वेद की रचना फर्रुखाबाद से हुई, जिसको हम बार बार पांचाल कहते हैं, या स्वर्गद्वारी कह लीजिए या अपराकाशी कह लीजिए। याज्ञवल्क्य की जन्मस्थली है और द्रोणाचार्य की जन्मस्थली भी है। महाभारत का युद्ध संसार का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है और उसमें कौरवों की तरफ तमाम सेनापति आप देखते रहे, मरते रहे। पांडवों का एक सेनापति था, धृष्टद्युम्न, वो फर्रुखाबाद जनपद का निवासी था। पांचाल का, मतलब द्रौपदी का भाई। एक ही सेनापति रहा उनका। अंत में उसको भी धोखे से अश्वत्थामा ने मारा। ऐसे फर्रुखाबाद जनपद, जहां मिलिट्री का एक बड़ा बेस हो और इतनी सारी खूबियां हो। फाहियान फर्रुखाबाद से होकर गया, पांचाल से होकर गया। हेनसांग
उसने फर्रुखाबाद की चर्चा करी। एक ने कंपिल का रूट अपनाया था और एक ने संकिसा का रूट अपनाया था। वहां से ये काशी के लिए जाते हैं, एक प्रयाग के लिए जाता है, मतलब ये पंचाल देश होते हुए एक प्रयाग के लिए जाता है और एक दूसरे रास्ते पर जाता है। आप सोचो कि 6ठी शताब्दी 7वीं शताब्दी में फर्रुखाबाद पांचाल की ग्लोरी लिखने वाले लोग, यहां तक फर्रुखाबाद जनपद अपने आप में एक स्थान रहा जहां वेद की रचना की गई हो, जहां सांख्य दर्शन जहां से आया हो। आप सोचो, जहां द्रौपदी का जन्म हुआ, महाभारत की नायिका जहां से जन्म लिया हो, जहां जिस स्थान पर आपने सेनापति दिया हो, उस जनपद को कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा था कि आजादी के बाद तीर्थाटन हमने तय किए। हालांकि मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आजादी के बाद तीर्थाटन तय हुए। तीर्थाटन 2014 के बाद, जैसे आप माननीय प्रधानमंत्री जी को देखेंगे, वो केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, बाबा विश्वनाथ जा रहे हैं। माननीय योगी जी अयोध्या नगरी को विश्व लेवल पर तीर्थाटन बना रहे हैं, तीर्थस्थल बना रहे हैं, मथुरा को बना रहे हैं। इनके ध्यान में पांचाल लाएगा कौन? पांचाल के लोग लाएंगे ना। पांचाल में रहने वाले व्यक्ति, पांचाल से प्रतिनिधित्व करने वाले लोग लाएंगे। तो मुझे लगता है कि लोग सिस्टम को लाएंगे और सिस्टम सरकार को बताए, या लोग सीधा सरकार को बताएं। तो मुझे लगता है कि सिस्टम तो अपने आप, जैसे मनी मोदी जी कहते हैं कि सिस्टम तो ऐसा है कि साहब ग्लास ऑफ वाटर है, सिस्टम को जिस तरह के ग्लास में डाल दो वो वैसा ढल जाता है। तो सिस्टम तो ढल गया। सिस्टम जब मैं कहता हूं तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बात करता हूं, क्योंकि आफ्टर ऑल करना तो उन्होंने ही है जी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को भी कौन कन्विंस करेगा, इस पर रिसर्चें कौन करेगा। मैं जब फर्रुखाबाद में गया, और सौभाग्य मेरा इसलिए मुझे मिला क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना में सब भाई अपने अपने घर ही दिखाई देते हैं। तो लंबे समय के बाद हम अपने घर गए। अच्छा। और उसी समय पर राम मंदिर समर्पण निधि का अभियान तीर्थ ट्रस्ट ने छेड़ दिया, और हमको सौभाग्य मिला कि हमको जिले का प्रतिनिधित्व करने को मिला। और हमने गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले घूमे, 100 सवा 100 सभाएं की होंगी, और हर जगह। और जब गए तो लोगों को मालूम है कि भाई हमारा ये क्या है। फिर कुछ ग्रंथ भी सामने आए, और आप सोचिए कि भारतवर्ष का सबसे पुराना ग्रंथ अगर कोई माना जाता है तो ऋग्वेद मानते हैं। ऋग्वेद के तैत्रीय ब्राह्मण को उठाकर देखिए, कंपिलवासिनी देवी की आराधना होती, गौरी की आराधना कंपिलवासिनी के रूप में होती है। आप वो मंत्र पढ़ेंगे, उसको आप वैदिक मंत्र भी है, पौराणिक मंत्र भी है, अम्बा 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 अम्बे अम्बालिका, और कंपिलवासिनी देवी गौरी की आराधना होती है। कंपिलवासिनी का मतलब यानी कि कंपिल में वास करने वाली देवी, उसकी आराधना पूरा संसार करता है। लोगों ने जब वो मैंने पढ़ा तो समझ में आया कि भाई हम किस शहर के रहने वाले हैं। हम तो विश्व के सबसे धनी शहर के रहने वाले हैं। मेरा सौभाग्य है वहां पैदा हुए, और दुर्भाग्य यह है कि वहां लोगों का ध्यान नहीं गया। दुबे जी, आपने एक बड़ी गौरवशाली इतिहास पांचाल देश का बताया, जिसे अब फर्रुखाबाद के नाम से हम सब जानते हैं। और वो क्यों पड़ा, वो तो मुगल काल का जो भी एक संक्रमण काल इस देश का रहा, भारतवर्ष का, वो हम सब जानते ही हैं। नाम बदला गया है मगर इतिहास नहीं बदला, इतिहास तो वही रहने वाला है। इसे लेकर के बहुत बड़ा वो तीर्थ स्थल बने, उसमें विकास की कई संभावनाएं हों तीर्थ क्षेत्र के नाते से। मगर मैं इससे जरा आगे चलता हूं, क्योंकि विकास जो है वो सिर्फ तीर्थ से नहीं होने वाला है। फर्रुखाबाद में ऐतिहासिक रूप से अगर आप कहते हैं कि इतना समृद्ध था, तो मेरा ये मानना है कि ऐतिहासिक रूप से भी वहां व्यापार काफी समृद्ध रहा होगा। वहां के लोग, वहां के धनी लोग कुछ ना कुछ ऐसे काम वहां करते होंगे। आज के फर्रुखाबाद में स्वरूप बदला है, समय बदला है, 50 साल में कुछ हुआ कि नहीं हुआ। आज फर्रुखाबाद में किस तरह की संभावनाएं देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी पूछा था कि कहां फर्रुखाबाद पिछड़ा लगता है और कितनी क्षमता है और संभावनाएं क्या है। मैं उसको आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में देखूं तो आपने कहा नेशनल हाईवे का एक दर्जा दिया गया, लेकिन अब इसके बाद, क्योंकि जब हाईवे गुजर जाता है तो फिर वहां परिवहन की बहुत सारी संभावनाएं आ जाती हैं, वहां व्यापार की बहुत संभावनाएं। फर्रुखाबाद में ऐसा क्या देखते हैं? आपके पास कुछ विजन है फर्रुखाबाद के विकास को लेकर? देखिए, फर्रुखाबाद जैसे मैंने कहा कि एंशिएंट नगरी है, टकसालें हुआ करती थी, पीतल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। अंग्रेजों ने भी अपनी टकसालें वहां चलाई हैं, इसीलिए उन्होंने वहां
रेलवे ट्रैक डाला था। वो टकसालें अभी मैं सोचता हूं कि पीतल का काम 20-30 वर्ष पहले तक होता था। जब मैं छोटा था तो पीतल का काम मैंने फर्रुखाबाद में बहुत देखा। धीरे धीरे वो वहां से चला गया। उसका कारण मुझे लगता है ये रहा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन की कमी। दूसरा, साड़ी का व्यापार में देखता था। फर्रुखाबादी साड़ी पूरे देश में मशहूर है, एक पूरी इंडस्ट्री थी, और देखते देखते वो इंडस्ट्री फर्रुखाबाद से चली गई। मेरे देखते देखते, मैं बहुत पुरानी बात नहीं करता। आज फर्रुखाबाद में दालमोट इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पूरे देश को सप्लाई करती है। आप अक्सर दुकानों पर देखें फर्रुखाबाद की नमकीन, लेकिन साहब वो नमकीन अब एक्सपोर्ट होती थी कभी। फर्रुखाबाद कभी बाहर से नमकीन नहीं लेता, अगल बगल के जिलों में भी जो आता है उसको मालूम है, लेकिन उसको मुझे लगता है ग्लोबलाइज करने की आवश्यकता थी। दूसरा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये जो इंडस्ट्री डेवलप हुई दालमोट की, वो क्यों हुई? फर्रुखाबाद में आलू उगता है, और आप सोचिए देश का 11% आलू फर्रुखाबाद देता है। ये बड़ा सुंदर, पूरे बड़ा देश विचित्र का है। 11% 11% एक जिला से एक पूरे जिला देश का देता है। अच्छा, एक जिला में, अब उसको कन्नौज अलग हो गया तो उसको भी मैं उसी में इंक्लूड करता हूं कि आज से 15-20 वर्ष पहले ये बहुत बड़ा जिला होता था, फिर बाद में कटा। लेकिन 11% ये पूरा क्षेत्र मिलाकर आलू देता है देश का। और क्या नई वैरायटी होती। आजकल डायबिटीज की प्रॉब्लम है, सब देश भर में आलू डायबिटीज करता है। फर्रुखाबाद में चिप्सोना नाम का आलू होता है, और वो शुगर फ्री है। साहब हम जानते हैं वहां लोकल लोग, चिप्सोना उसका नाम है। क्यों नहीं भाई, वो ग्लोबलाइज हो रहा है। उसकी इंडस्ट्री फर्रुखाबाद में क्यों नहीं लगी? आप चिप्स दुनिया भर की कहीं से बना रहे हो, सेब बना रहे हो, वो उसकी भजिया बनाते हैं, फर्रुखाबाद में क्यों नहीं है? अब फर्रुखाबाद में इसलिए नहीं है यानी आलू तो है, लेकिन आलू के लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है। अब ये चर्चा हमेशा से होती, हर इलेक्शन में होती। हर इलेक्शन में जाएंगे तो राहुल गांधी तो आलू से सोना भी निकालते हैं, तो हर समय होती है। लेकिन साहब इसका प्रयास कौन करेगा? इंडस्ट्री लाएगा कौन? इन्वेस्टर्स कौन लाएगा? क्या इन्वेस्टर्स के लिए फर्रुखाबाद में इन्वेस्टर समिट नहीं हो सकती? भाई गुजरात करता था, मोदी जी ने वहां शुरू किया, नेशनल इन्वेस्टर समिति होती है, फिर उत्तर प्रदेश की होती है। क्या जिले में ये नहीं हो सकता? भाई इन्वेस्टर ही तो लाना है, कोई अपराध नहीं है ना। हम देश भर में आलू इंडस्ट्री के लोग, साड़ी इंडस्ट्री के लोग, पीतल इंडस्ट्री के लोग, उनको हम कहेंगे मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप आइए। हम आपको जो आलू आप मुंबई में 40 रुपए खरीदते हैं, वो हम आपको 5 रुपए में, 10 रुपए में देने को तैयार हैं। आइए यहां लगाइए, हमें रोजगार भी मिलेगा। हमारे यहां आलू फेंकता है साहब, कभी कभी तो ऐसी फसल हो जाती कि नदी में फेंकना पड़ता है, सड़ाना पड़ता है। सड़े हुए आलू से नितिन गडकरी जी ने एक एक्सपेरिमेंट करवाया, ऐसा मैंने सुना, और उससे कुछ केमिकल बनाए। सब सड़ा हुआ आलू हमारे यहाँ पड़ा रहता है, बदबू और मारता है। क्या वो यहाँ उसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं लग सकती? सड़े हुए आलू से केमिकल बने। और यदि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आती है तो किसानों को भी दाम सही मिले, और आम गुठलियों के दाम वाली बात है। इसका मुझे लगता है कारण ये रहा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे वहां खत्म होता गया। सलमान खुर्शीद रिप्रेजेंट करते थे पहले, आप सुनो, जाकिर हुसैन पश्तून थे। मैं जब पश्तूनों की बात करता हूं तो बंगश ब्रदर्स जो लुटेरे थे वो भी पश्तून थे, फिर जाकिर हुसैन पश्तून थे, फर्रुखाबाद में आकर बस गए और देश के राष्ट्रपति की पोस्ट तक पहुंचे। लेकिन साहब उन्होंने, मुझे नहीं लगता एक पॉइंट भी काम किया होगा। फिर उनके परिवार से खुर्शीद आलम खां सांसद हुए, उसके बाद वो राज्यपाल हुए। सलमान खुर्शीद आप रोज सोनिया माता की आरती करते उनको पाएंगे। इस्लामिक कैरेक्टर में 3 तलाक पर मुकदमे लड़ते हैं। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं कि साहब हम ये अजान नहीं बंद होनी चाहिए, ये इस्लाम का पार्ट है, फर्रुखाबाद को गुंजा दो, बिल्कुल घर घर में अजान लोगों के कान में गूंजे। वो ऐतिहासिक नगरी जो शिव की नगरी है, उसमें अजान घरों में जानी चाहिए, इसके लिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं। लेकिन उन्होंने फर्रुखाबाद के लिए, क्या कोई विदेश मंत्री रहे, वो इतने इतने बड़े पदों पर रहे, उन्होंने कोई भी एक काम बताएंगे किया है? एक भी काम आपको नहीं मिलेगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं सामान्य लोगों ने फर्रुखाबाद का किया। राम मनोहर लोहिया फर्रुखाबाद से सांसद हुए, लेकिन साहब फर्रुखाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर जो
मोदी जी लगातार कहते हैं कि अगर आपको विकास के रास्ते पे जाना है तो सबसे पहले तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। न्यू डालोगे तभी तो बिल्डिंग खड़ी करेंगे, न्यू नहीं बनाई तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की धीरे धीरे सब डिस्ट्रॉय होता चला गया और कनेक्टिविटी खत्म होती चली गई। ये सरकार, वाजपेयी जी की सरकार बैठी थी तो छोटी लाइन बड़ी लाइन में कन्वर्ट हुई। उसके बाद तक जो सरकार बैठती रही, वो चूंकि प्रोजेक्ट उस समय सैंक्शन हो गया तो बाद में वो बनता रहा। आज फर्रुखाबाद की कनेक्टिविटी पूरे देश से है, दिल्ली तक बड़ी लाइन आ रही है, इधर मुंबई तक जा रही है, आप कहीं भी जा सकते हैं, वो एक बड़ा रूट खोल गया है बड़ी लाइन होने की वजह से। रोड की समस्या फर्रुखाबाद में रही। अब रोडों में अगर मैं बात कहूं कि माननीय योगी जी का जो सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 4 एक्सप्रेसवे उन्होंने दिए हैं प्रदेश को, और सिर्फ 4.5 साल में, बहुत बड़ी बात होती है। आप देश में स्टेटों में एक एक एक्सप्रेसवे भी बड़ा मुश्किल से मिलता है। 4 एक्सप्रेसवे दिए, उसमें एक गंगा एक्सप्रेसवे है, और गंगा जी फर्रुखाबाद से गुजरती हैं और एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद से नहीं गुजरता है, वो उसके बाहर से, वो बाहर से जाता है, कारण कोई भी रहा हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रयास, ऐसा कभी लगता नहीं कि फर्रुखाबाद के लोगों ने कभी इसके बारे में आवाज उठाई हो? खूब उठाई। जब गंगा जी वहां से हैं और उनका मार्ग भी और नाम भी गंगा एक्सप्रेसवे है, तो वो तो लाजमी था कि वहां से जाता। करती, कहीं नहीं पूरी हो सकती, कुछ तो टच करती। उसके लिए मुझे लगता है जो सिस्टम है ना, अब वो सरकार तो प्रोजेक्ट सैंक्शन कर सकती है, भाई ये यहां से हमें मेरठ पहुंचना है। सिस्टम क्या कहेगा, साहब यहाँ बालू है इसलिए नहीं हो सकता, यहाँ साहब बस्ती है इसलिए नहीं हो सकती, यहाँ ये प्रॉब्लम है इसलिए नहीं हो सकती, वहाँ जेल होती है इसलिए नहीं हो सकती। सिस्टम को तो बिल्कुल खुली जगह चाहिए जहां से वो उठे और सीधा उड़ता चला जाए, भले ही प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ ज्यादा का हो जाए। ये सिस्टम का स्वभाव है। सिस्टम को पेन नहीं लेना। पेन किसको लेना चाहिए? पेन लेने के लिए फर्रुखाबाद के लोगों को, पंचाल के लोगों को लेना पड़ेगा। उनको एक प्लान बताना पड़ेगा कि नहीं साहब, ये शाहजहांपुर की बजाय अगर यहां से गुजरे तो इसके ये लाभ और ये हानि है। हम सरकार से बात करें, हम सिस्टम को कन्विंस करें, सिस्टम और सरकार हमको कन्विंस करे। नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, वो कन्विंस करें, हम जनता को बता सके। जनता के अंदर कौतूहलनेस है कि साहब एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद से नहीं गुजरती, कौन बताएगा? सरकार से, सिस्टम से जो जूझे वो बताने की स्थिति में आए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो रिप्रेजेंटेशन वहां से होता है, वो रिप्रेजेंटेशन उस पैमाने पर खरा नहीं उतरता जिस पर उतरना चाहिए, जो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब फर्रुखाबाद में नया मॉडल आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि लखनऊ एक्सप्रेस, आगरा लखनऊ, फर्रुखाबाद को छूते हुए कोने से निकलती है। जीटी रोड बन रही है, जमाने से उपेक्षित पड़ी थी, तो अब वो बन रही है, फर्रुखाबाद के बाहर से निकल रही है। गंगा एक्सप्रेस फर्रुखाबाद के बाहर से निकल रही है। फर्रुखाबाद के अंदर, जैसे मैंने आपसे कहा कि नेशनल हाईवे नंबर 92 रिकॉग्नाइज करवा लिया, ये बात सन 2001 में पार्लियामेंट में उठी थी। 2001 में पार्लियामेंट में ये बात उठी थी कि साहब ये लिपुलेख मार्ग, इसको नेशनल हाईवे क्यों नहीं बनाया जाता। लेकिन 2001 में बात उठी थी, वाजपेयी जी जब तक उस पर सोचते, सरकार चली गई। 2004 से 2014 तक सरकार बदली रही, फिर से प्रयास शुरू हुए, हम सबको लगा कि नहीं होना चाहिए, तो फिर उसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया। अब वो बीचों बीच से निकली। अब ये हो गया, तो मतलब कनेक्टिविटी की अब कोई समस्या नहीं रही, जैसे आप कह रहे हैं कि अब काफी सारे एक्सप्रेसवे अब बन रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे नहीं आ पाया, ये दुर्भाग्य था हमारा, लेकिन वो हम मान के चलते हैं बाहर से। तो उन तीनों हाईवेज को, लखनऊ एक्सप्रेस, जीटी रोड और गंगा एक्सप्रेस, इन तीनों को बीच से काटता हुआ एक नेशनल हाईवे हमको मिल गया। अब फर्रुखाबाद में एक रिंग रोड और बननी है, और इनमें से रिंग रोड बन सकती है, बहुत बहुत उसमें काम नहीं करना। तो मुझे लगता है फिर फर्रुखाबाद बीच में और चारों ओर से कनेक्टिविटी, बड़ी लाइन ब्रॉडबेज की कनेक्टिविटी, दिल्ली सीधा, इधर कासगंज मथुरा, उधर कानपुर, और सीधी कनेक्टिविटी, और रोडों की ऐसी कनेक्टिविटी। तो बीच में अब इंडस्ट्री घर बना सकती है, और फर्रुखाबाद इसका लाभ बहुत बड़ा ले सकता है। इंडस्ट्री के लिए जो कुछ काम की सबसे इंपॉर्टेंट बुनियादी चीजें होती हैं, कानून व्यवस्था, और मुझे लगता है कि योगी जी सरकार ने उस पर काफी काम किया ही है। लेबर एक समस्या हमेशा आती है, ट्रेड यूनियंस की कहीं कोई समस्या, उस तरह की चीजें,
और फिर वहाँ से उनको जाने आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, वो हमने चर्चा की, उनको वहाँ से बाजार, छोटे बाजार, बड़े बाजार, बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें। फिर बिजली एक बड़ी चीज़ है। इन सब चीज़ों को लेकर के फर्रुखाबाद में क्या स्थिति है? क्या वो सब उनको वहाँ मिलेगा जो उनको फ्लरिश करने के लिए चाहिए? देखिए, योगी जी की सरकार बैठने के बाद बिजली की तो पूरे प्रदेश में समस्या नहीं है, और फर्रुखाबाद में तो 24 घंटे बिजली मिलती, 24 आवर्स। अगर वो ट्रिप कर भी जाए 10-5 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं करती। 24 आवर्स बिजली वो देते हैं, इसलिए बिजली की कोई समस्या नहीं है। दूसरा, इंडस्ट्रियल यूनिटें वहाँ हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं उसके आलू के, और उनको तो बिजली मिलती है, कमर्शियल बिजली मिलती है। और कोल्ड स्टोरेज तो आप समझते हैं कि बाकी इंडस्ट्री बंद कर दीजिए, प्रोडक्शन नहीं हुआ, चलो चल जाएगा, लेकिन अगर वो बंद हो गया तो उसमें रखा हुआ माल सड़ जाएगा। इसलिए बिजली तो वहाँ 24 घंटे देते हैं। मेरे को लगता है कोल्ड स्टोरेज की वजह से देते हैं, और एक चेन है कोल्ड स्टोरेज की वहाँ पर। अब वहाँ जो समस्याएं हैं वो हैं शहर के अंदर गलियां छोटी होना, उसके लिए आपको मास्टर प्लान लाना पड़ेगा। शहर में जल भराव होना, उसके लिए सीवर लाइन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इतनी सारे यूनिट काम करते हैं। यूनिट से मतलब लोकसभा का पैसा होगा, फिर विधानसभाओं के पैसे होंगे, नगर महापालिका है उसका अलग फंड है, फिर जिला पंचायत है उसका अलग फंड है, फिर उसके बाद ब्लॉक्स हैं, खंड जिसको कहते हैं विकास खंड, उनके पास अलग फंड है, नए पंचायत के पास अलग, और ग्राम पंचायत के पास अलग फंड है। अब इन फंडों को कैसे एक दिशा में लगाया जाए, इसके लिए प्लानर और प्लानिंग की आवश्यकता, किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता जो सिस्टम को समझता हो और आवश्यकता को समझता हो। जैसे मैंने कहा कि माननीय मोदी जी ने, ये सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी मैं मानता हूं कि उन्होंने गति शक्ति की स्थापना की। गति शक्ति का मतलब ये कि गति कैसे मिले, है तो फंड सबके पास, लेकिन वो एक दिशा में कैसे लगे। अब फर्रुखाबाद में जहां तक मैंने लोगों से बात की, उन्होंने कहा साहब इतना फंड कहां से आएगा जो यहां सीवर लाइन डाली जा सके। साहब हमारे पास अर्बन मिनिस्ट्री है, तो आप समझ सकते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का काम ही यही है, लेकिन उसका प्लान कौन बनाएगा, फंड कैसे मैनेज होंगे, सरकार से कौन बात करेगा, मिनिस्ट्री से कौन बात करेगा, नगर महापालिका है तो उसमें ये हो सकता है, कौन बात करेगा, कोई बात करने को तैयार नहीं मुझे लगता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि माननीय योगी जी से बात करने के लिए व्यक्ति को चारित्रिक रूप से बड़ा स्वच्छ होना पड़ता है, क्योंकि उनकी आभा मंडल ऐसी है कि आप सामने बैठेंगे तो खींच लेते हैं शक्ति, और लोगों की आवाज नहीं निकलती उनके आगे। तो आप कह तो रहे हैं ये, लेकिन उसका प्लान कौन बनाएगा। मैंने जैसे कहा, सिस्टम कुछ नहीं अपने मन से करने वाला, आपको सहयोग सिस्टम के साथ करना पड़ेगा, सिस्टम से करवाना पड़ेगा। सिस्टम को समझने वाले लोग, पुलिस प्रशासन को समझने वाले लोग चाहिए एक जिले में, और इनके सबके बीच में गति शक्ति आप नेशनल लेवल पर लगा रहे हैं, लेकिन वो तब तक बहुत अच्छी सफल नहीं हो सकती जब तक आप सबसे छोटी यूनिट में उसका एक्सपेरिमेंट और पायलट प्रोजेक्ट ना चला लें। तो मुझे लगता है कि गति शक्ति बड़े प्रोजेक्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन जिले में इन सबका कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। मैं आपको बताऊं, जैसे स्वयं सहायता समूह खुल रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन, 2-4 दिन पहले था, तो हमारे गांव में स्वयं सहायता समूह खोलने के लिए कुछ महिलाएं थीं। हमारी उनसे बात हुई, तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, आप सहायता समूह खोल देंगे, ये कुछ काम करेंगे, इसका प्रोडक्शन कहाँ होगा, बिकेगा कहाँ। उन्हें साहब हम तो खोलने आए। अब एक ग्राम में 4-5-6 स्वयं सहायता समूह महिलाओं के खोल दिए, वो कुछ बनाएगी, उसकी मार्केट कौन दिखाएगा, उसके लिए क्या व्यवस्था है, एक दूसरे के साथ संबंध कौन बनाएगा। एक ग्रुप कुछ बना रहा, दूसरा कुछ बना रहा, तीसरा कुछ बना रहा, उनके सबके बीच में कौन ऐसा होगा जो उन सबका कनेक्शन बना सके और स्मूथ वे में हमारा प्रोडक्शन यहां हो, तो महिलाओं को शक्ति मिलेगी। भाई हमारा प्रोडक्शन होता है, मार्केट पकड़ जाता है, तुरंत चला जाता है मार्केट में, और मार्केट में जो है उससे बहुत सस्ता बन सकता है। मैं एक सहकार भारती नाम का संगठन जानता हूं, वो क्या करते हैं, साबुन बनवाते हैं घरों में, बाथरूम क्लीनर बनवाते हैं घरों में, छोटी छोटी चीजें, और साहब मार्केट से जो चीज आप 100 रुपए की खरीद रहे हैं वो 10 रुपए में तैयार कर देते हैं, 8 रुपए में तैयार कर देते हैं। क्या हमारे गांव में ब्लीच को 1 यूनिट बनाते हुए वो प्रोडक्ट 4 स्वयं सहायता समूह आपस में बनाए और गांव में ही सेल कर लें, आपको बाहर से कुछ लाना ना पड़े,
और जो एक्स्ट्रा हो वो कहीं और जाए, जो हमारे यहां बिल्कुल नहीं बन सकता वो हम कहीं और से लाएं, जो हमारे यहां बन सकता है उसको क्यों ना एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोई डिस्ट्रिक्ट छोटा नहीं होता, हिंदुस्तान को आप 650 डिस्ट्रिक्ट्स में बांटते हैं, डिस्ट्रिक्ट एक बड़ी यूनिट होती है, कोई एक फर्रुखाबाद नहीं है, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये समस्या है। भाई डिस्ट्रिक्ट को आप एक यूनिट बनाइए, अब फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट, उसमें 7-8 विकास खंड होते हैं, 1-2-3 नगर महापालिकाएं भी होती हैं या जिला पंचायत होती है, इनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन हो, सांसद निधि भी उसी रोड पर लगाई यानी जाए। आप जो कह रहे हैं कि एक सांसद की निधि है, एक विधायक की निधि है, या फिर यूं कहें कि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इधर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, फिर जिला अपने स्तर पे या खंड अपने स्तर पे कुछ चलाता है, इनमें आपसी संयोजन हो, समन्वय हो, और वो कैसे एक ही दिशा में सभी प्रयास, पूरा बल उसी दिशा में लगे, आपकी जो बात मैं समझ पा रहा हूं। बिल्कुल। क्या है कि सांसद निधि का अपना रोल हो कि भाई सांसद निधि जो है वो 2 विधानसभाओं के बीच की कनेक्टिविटी और उनके बीच का जो ट्रांजिशन पोर्शन है वहां पर खर्च होगी, क्योंकि विधानसभा क्या करेगी, विधायक अपना निधि लगाएगा और जैसे ही साइड में पहुंचने लगे कहेगा ये तो उनका है, तो उनके बीच में कैसे, तो वो सांसद है, वो उनको दोनों कंफर्टेबल बनाएगा। फिर खंड का मामला है, एक विकास खंड दूसरे विकास खंड को कैसे करेगा, तो उनके दोनों के जो ट्रांजिशन पोर्शन है उसमें विधायक निधि लग सकती है और बाकी खंड का ब्लॉक प्रमुख रहता है, वो कर सकता है। और एक गांव आप ले लीजिए, कोई भी एक गांव, और उस गांव का एक मास्टर प्लान बनाइए, उस मास्टर प्लान में जो 5 तरह की निधियां, 6 तरह की निधियां हैं, गांव की भी अपनी निधि है, आप 6 से थोड़ा थोड़ा सहयोग लें तो वो गांव तैयार हो जाएगा। होता क्या है कि एक आया और उसको हमने कहा कि साहब हमारे गांव में सीवर लाइन पड़नी है या हमारे गांव में ये समस्या है, कहते भैया ये तो 5 करोड़ का मामला है, हमारा तो फंड ही नहीं होता इतना, ये तो 2 करोड़ का मामला है, हो तो 50 लाख भी नहीं दे सकते, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास। तो हम उनसे ये कह सकते हैं भैया आप हमारे गांव को कितना एलोकेट कर सकते हो, कहते 3 लाख कर सकते हैं, ठीक, आप थोड़ा नेगोशिएट करके 5 तक कर देंगे, सांसद निधि आ गई। उसी एक ही प्रोजेक्ट में जैसे सरकार बनाती है ना रोडें, 50 किलोमीटर फिर 50 किलोमीटर फिर 100 किलोमीटर और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो क्या हम एक ही गांव में एक यूनिट में 5 लोगों के फंड को एक प्रोजेक्ट बनाकर थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं बना सकते? भाई 2 गली आप बना दीजिए, 2 आप बना दीजिए, 3 आप बना दीजिए, इसका इतना सीवर आप डाल दीजिए, इतना सीवर आप डाल दीजिए, बाकी जो बचेगा मेंटेनेंस का काम वो ग्राम पंचायत कर लेगी। ठीक, गांव के अंदर विपणन केंद्र, राज्य सरकार ने कल्याण सिंह जी की, वो राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, तो विपणन केंद्र बनाए थे पूरे उत्तर प्रदेश में। विपणन केंद्र कहते हैं जो मार्केटिंग सेंटर होते हैं ब्लॉक में। आप विश्वास करिए कि जो राजनाथ सिंह जी के बाद की सरकारें बैठी उन्होंने उसमें ऑफिस खोल लिए साहब। विपणन केंद्र इसलिए बने थे कि जो प्रोडक्ट ब्लॉक भर का बनेगा उसकी एक मार्केट एक दिन वहां पर लगेगी और सबको पता होगा कि साहब गांव का जो प्रोडक्ट बनता है वो वहां मिलेगा, सेलर भी वहां और बायर भी वहां पहुंचेगा, वहां चला जाएगा। वो मंडी टाइप की बनाई थी, उसी को विपणन कहते हैं। मैं ब्लॉकों में गया तो मालूम पड़ा वह साहब ब्लॉक के वो जो वीडियो होता है उसने साहब अपना हॉल बना रखा है, वो वहां बैठक करता है, उसने अपनी मीटिंग कक्ष बना रखा है। आप बताइए कहां सेल करोगे, कौन सेल करेगा, कैसे सेल होगा, कहां कौन सा ऐसा सेंटर है जहां पर आप सबको मिला सकें? और जब सबको मिलाएंगे नहीं तो फिर आप बता दीजिए ये मॉडल कैसे खड़ा होगा? मॉडल जब आप अकेले अकेले चलेंगे कि विधायक जी अपने हिसाब से चलेंगे, सांसद जी अपने हिसाब से चलेंगे, ब्लॉक प्रमुख अपने हिसाब से चलेगा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, जिला पंचायत सब अपने अपने हिसाब से चलेंगे, जिसको जो अच्छा लगता है वो कराता है। आप जो कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि वो सिर्फ फर्रुखाबाद नहीं या तो उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के तमाम जिलों में ये इंटीग्रेशन इसको कह सकते हैं। मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन, आपस में मिलकर चलना, और एक काम अगर कोई है तो उसको बांट कर करना, तो लगभग सब जिलों में ये समस्या। आपका जो विजन दुबे जी मुझे समझ में आया, उसके अनुसार यदि थोड़ा सा ये जो समन्वय का काम है ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो देश के सभी जिलों में मतलब विकास तो रफ्तार पकड़ सकता है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, गति शक्ति बनाए ही इसलिए गया है। हमारे यहाँ की समस्या ये है कि ऊपर मोदी जी बैठे हैं, वहां योगी जी बैठे हैं, वो तो योजना चलाते हैं वहां से, वो अपने स्तर पर जो केंद्र सरकार करती है वो अपना कर रही, राज्य सरकार के स्तर पर जो कर रही, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर है वो एब्सेंट है। गति शक्ति फॉर ए डिस्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, गति शक्ति फॉर ए विलेज भी होना चाहिए।
भाई गांव में भी रोड भी बनती है, नाली भी बनते हैं, सीवर भी पड़ता है, उसके ड्रेनेज भी बनता है, वायर भी इलेक्ट्रिसिटी के आते हैं, पानी के पाइपलाइन मोदी जी डलवा रहे हैं पूरे देश में, पीने वाला पानी टोटी का वो पानी पड़ रहा है। मैं गया हमारे गांव में, बरसात का समय था, तो साहब वो आए फटाफट खोद कर एक पाइप डालकर चले गए। रोड अच्छी खासी बनी हुई थी, वो खोद कर चले गए और उसने ऐसी मिट्टी भर दी, पानी बरसा तो वहां निकलने का रास्ता नहीं बचा, मेरी गाड़ी भी फंस गई उसमें, पैर फंस गया। अब जिसने ये रोड खोदी है, क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं है कि वो उसको बनाए? अब दूसरा कौन बनाएगा? जो बनाएगा वो साहब 20 साल बाद बनाएगा, 5 साल बाद बनाएगा, 4 साल बाद बनाएगा और कहेगा साहब वो खोद गए, मैं क्यों बनाऊं? जिसके पास मेंटेनेंस भी है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि नई सड़क अभी 4 महीने पहले बनी थी, फिर दोबारा से खोद कर चला जाएगा। तो क्या भैया, इनमें सब में एक मास्टर प्लान 20 साल का नहीं बन सकता गांव का या मोहल्ले का? और ये 20 साल की आवश्यकताएं आज कैलकुलेट करेंगे हम। और ये जिला स्तर पे काम हो सकता है, जिला स्तर पर नीचे गांव से शुरू करिए साहब, आप मोहल्ले से शुरू करिए और उसको ले जाते हुए पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपको मशक्कत करने में साल भर लग सकता है, लेकिन 20 साल की रिक्वायरमेंट बताइए और अब फंड की व्यवस्था करिए। और कमी यह है कि उस बात को कहने वाला कोई नहीं है अभी। उसका मॉडल कौन तैयार करे? सब तो अपने अपने, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, वो उनसे बात नहीं करेंगे, वो उनसे बात नहीं करेंगे, और साहब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अब मैं आपको बताऊं एक बड़ी अच्छी घटना, अच्छी क्या, फर्रुखाबाद में लोगों ने कहा कि साहब बाबा जी, हम हमारे यहाँ माननीय योगी जी को बाबा जी कहते हैं, बाबा महंत होने के नाते। हाँ, उनने कहा बाबा जी तो साहब किसी की चलती नहीं है। अब कोई हमारे यहाँ प्रतिनिधियों से कहता है, जो लोग नेतृत्व करते हैं उनसे कहता है कि साहब ये काम नहीं हो रहा, या पुलिस हमें परेशान कर रही साहब, या फला जगह हमसे रिश्वत पड़ रही है, ऐसी कोई कहते हैं। आप देखिए उनका ही काम है, बाबा जी तो देखने आएंगे नहीं वहां। ठीक, बाबा जी के पास कंप्लेंट चली जाती है, दूसरे दिन एक्शन हो जाता है, अधिकारी नाप दिया जाता है, लेकिन बाबा जी के पास तक कौन ले जाए? और दूसरी बात यह है कि नीचे आपने जवाब देना यह शुरू कर दिया, साहब बाबा जी के आगे किसी की चलती नहीं, उन्होंने प्रशासन को फ्री हैंड दे रखा है। प्रशासन को फ्री हैंड तो राज्य सरकार देगी ही, देना उसका काम है, लेकिन उस प्रशासन से हम कैसे कंफर्टेबल हों, इतनी योग्यता हमें चाहिए। वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आया है उससे ज्यादा यदि मैं नहीं जानता तो मैं उससे काम नहीं करवा पाऊंगा। हमारे न्यायालय में कुछ कहा जाता है, हंसी की भाषा में हम कहते हैं न्यायालय में, कहते हैं साहब कुछ लोग चिल्लाकर कुछ फैक्ट पर काम करते हैं, जजमेंट ले आते हैं, कुछ कानून पर ले आते हैं, कुछ चिल्ला कर ले आते हैं, हो करा साहब देख लीजिए, और फिर जब कुछ नहीं आता तो कहेंगे माय लॉर्ड आप ही सबसे बड़े हैं, आप देख लीजिए, गरीब आदमी है, कानून नहीं बताया, फैक्ट नहीं बताया, कुछ नहीं किया, साहब गरीब आदमी है देख लो। तो आप अगर जज से ज्यादा नहीं जानते होंगे या उसके बराबर नहीं जानते होंगे तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे अपनी बात को? तो जिस एडमिनिस्ट्रेशन को आप चलाने वाले हैं, जिसका नेतृत्व आप जनता का करने वाले हैं 1-2-3 लाख लोगों का, उन 2-3 लाख या 20 लाख लोगों का नेतृत्व करने के लिए जो अधिकारी 20 ठो आए हैं, उन 20 को कौन बताएगा कि ये करना या नहीं करना? छोटी सी घटना एक आई मुझे अभी कुछ दिन पहले ही, किसी ने कहा कि साहब एक घटना हो गई, किसी बच्चे को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया मुसलमानों ने, और उसको बंद रखा और बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया, उसका खतना कर दिया। वो किसी तरह भाग भूग कर आ गया, उसकी मां को पता लगा, बच्चा ढूंढ ही रहे थे वो सब, तो मां ने FIR करवाने के लिए कहा। प्रशासन कहते हैं पहले करने को तैयार नहीं हुआ, फिर लोगों ने दबाव बनाया कि भाई लिखो। बाद में हमसे कहा कि हमने लिख तो गई FIR, बोले जो लिखवाया था वो लिखा ही नहीं उसने, अधिकारी ने। जबकि FIR का नियम यह है कि शब्दशः कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सहित वो वैसी ही लिखेगा जैसी मैं बोल रहा हूं। वो उसकी समझ में आए ना आए उसका लेना देना नहीं, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट पढ़ेगा। अब साहब हमारा कोई व्यक्ति तो जाएगा, कहेगा कि ये जो हमने तहरीर दी है, एप्लीकेशन दी, इसी एप्लीकेशन को FIR में लिखिए, इसमें आप क्यों चेंज करते हैं? वो अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर रहे हैं। ठीक, प्रशासन से, सरकार से आदेश है कि FIR लिखिए। ये योगी जी की सरकार एक पहली सरकार है जो कहती है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आता है उस पर FIR लिख के ही काम करिए। नहीं तो जनरली क्या होता है, सरकारें कहती हैं FIR नहीं लिखनी, क्राइम रेट नहीं बढ़ाना अपने यहाँ, क्योंकि क्राइम रेट आंकड़ों से होता है। हाँ, वो थाने के नंबर बढ़ जाएंगे, नंबर बढ़ जाएंगे ज्यादा। योगी सरकार एक ऐसी सरकार है जो कहती है कि नहीं लिखिए, हमें अपराधियों पर एक्शन लेना है, एक भी अपराधी नहीं छोड़ना, जब तक वो ऑन रिकॉर्ड नहीं आएगा हम एक्शन कैसे लेंगे? लिखिए, हम एक्शन लेंगे। तो जब सरकार कह रही है तो लिखवाएगा कौन?
कोई तो नेतृत्व आम जनता है उसको नहीं मालूम ना, तो जो नेतृत्व करने वाला है उसको मालूम होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैसे काम करेगा, कहां फंस रही है बात, वो क्यों मना कर रहा है, ये एसएसपी क्यों मना कर रहा है, पुलिस वाला क्यों मना कर रहा है। एक लेखपाल जो जमीन की पैमाइश करता है उससे लोग परेशान हैं कि साहब लेखपाल पैमाइश नहीं कर रहा, हमने पैमाइश डाल रखी है, हम कैसे उसको बाइंड करेंगे। सिटीजन चार्टर है हमारे पास, हम एप्लीकेशन दे आते हैं, वो रिसीव नहीं करता। तो मुख्यमंत्री का पोर्टल है, सीएम पोर्टल, हम क्या उसके थ्रू डाल सकते हैं? ये कौन बताएगा? ये तो वो बताएगा जिसको सूचनाओं का यानी तंत्र पूरा है पर लोगों को पता नहीं है, वो बताने वाला भी कोई चाहिए। भाई कोई तो हो। जनता अगर सब कुछ जानती होती तो आपको प्रतिनिधित्व क्यों चुनती? वो खुद ही नहीं कर लेगी। और फिर आपको क्यों माने? आपको, हमको या मेरे को आपने काम दिया, दायित्व दिया, जम्मू कश्मीर का ही दायित्व दिया, तो फिर मेरी जिम्मेवारी है ना उस पर काम करें। नहीं तो मैं दायित्व से मना कर दूंगा कि भाई साहब हमारे बस का नहीं है। कितने लोग मना कर देते हैं, और मेरे बस का जो नहीं होता मैं मना कर देता हूं, भाई साहब मेरे बस का नहीं है, ये तो हमें टीम दीजिए जिससे मैं कोऑर्डिनेट कर सकूं। नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, मना कर दीजिए। जबरदस्ती क्या है साहब? दायित्व तो हो, बैनर होल्डिंग तो लगे हों, लेकिन मुझे काम नहीं आता। तो फिर आप किस लिए हैं? ये स्थिति है आज की राजनीति की। राजनीति चलने लगा वंश से साहब, परिवार से, कि साहब हमारे तो दादा 40 साल से थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी रो रहे हैं। किस बात पर रो रहे हैं? कि साहब वो इंदिरा जी की शहादत देखिए, राजीव जी की शहादत देखिए। भाई उनकी शहादत को कोई डिनाई नहीं करता, लेकिन आज डेवलपमेंट भी तो होना है। मेरी उस शहादत को कितने दिन तक आप उसके पीछे खड़े होकर बात करते रहेंगे? आप परिवार को लेकर कब तक चलते रहेंगे? कभी तो परिवार का अंत होगा। मैं फर्रुखाबाद में यानी कि पांचाल में कभी राज्य था ना द्रुपदों का, खत्म हुआ कहां है आज वो? फर्रुखाबाद के अरुणी राजा हुआ करते थे, ब्रह्मदत्त एक राजा हुआ करते थे। मैं एंशिएंट पंचाल की बात कर रहा हूं। द्रुपद एक राजा हुआ करते थे। वो परिवार कहां है? अगर वो परिवार खत्म ना हुए होते और परिवार वैसे ही चलते रहेंगे सलमान खुर्शीद टाइप, कि साहब वो जाकिर हुसैन के वंशज हैं इसलिए वो सलमान खुर्शीद के वंशज हैं, वो खुर्शीद आलम के वंशज हैं, या फला के वंशज हैं, टिमाके के मुलायम सिंह के बेटे हैं, और साहब हमारा तो उनसे पर्सनल अटैचमेंट है। तो पर्सनल अटैचमेंट आपका होगा, लेकिन आप क्यों बलि चढ़ा रहे हो जिले की? क्यों डेवलपमेंट अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को झोंक रहे हो उसमें मिट्टी में? ये तो सोचना पड़ेगा ना किसी ने किसी को। दुबे जी, बहुत मुझे लगता है आपने जो भी अभी तक बातें कही हैं और जो कॉन्सेप्ट आपने एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, यानी सरकारों में काम कैसे होना चाहिए, जिला स्तर पर कैसे कोऑर्डिनेशन होकर के ऊपर से नीचे तक एक तंत्र को आपस में समन्वय, एक इंटीग्रेशन के साथ काम करना होगा, ये कॉन्सेप्ट दुबे जी मुझे लगता है कि मुझे शुभकामना इस बात के लिए देनी चाहिए कि अगर ये कॉन्सेप्ट हम देश के तमाम जिलों में जहां कहीं खामियां हैं लागू करें, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और जैसा आप गति शक्ति की बात भी कर रहे हैं, उसकी जो संकल्पना है वो मुझे लगता है कि देश भर में साकार होते दिख सकती है। आपका अगर ये कॉन्सेप्ट लागू हो जाए, ऐसा मैं मानता भी हूं और मेरा विश्वास है कि कहीं अवसर मिलेगा तो आप शायद इससे पीछे नहीं हटेंगे, इस पर सबसे पहले काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप कुमार दुबे जी, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी धन्यवाद।